हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम क्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं। राइट, चैनल कभी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में कॉर्नवालिस के बारे में बात की थी, जो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे। तो अब परमानेंट सेटलमेंट ये जब लेकर आए तो 1792 का टाइम चल रहा था। 1792 के बाद 1793 में अब ये जाएंगे अपने घर। अब 1792 के बाद अब आएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। एक्चुअली इससे पहले जॉन शोर आए थे, वो भी इनकी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पर जब लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे, इनको कॉर्नवालिस बहुत पसंद थे। इनकी पॉलिसीज़ को ना ये वो अच्छे से फेवर करके अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनको साथ मिल जाएगा हेनरी डुंडास का, ये हमारे वेलेस्ले। अब हेनरी डुंडास जो हुआ करते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे। अब इन दोनों का मानना ये था कि परमानेंट सेटलमेंट को, जो इतना अच्छा सेटलमेंट ये कॉर्नवालिस लेकर आए हैं, इसको पूरी इंडिया में फैलाना चाहिए। राइट, तो अब ये चल पड़ेंगे पूरी इंडिया में इसको एक्सटेंड करने। जब अब ये मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंचेंगे, जब मद्रास में ये जाएंगे तो इनको वहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी अलग मिलेगी। बंगाल में तो इन्हें सीधी सीधी तरह से ज़मींदार मिल चुके थे कि ज़मींदार के थ्रू उन्होंने टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नवाब भी उस वक्त वहाँ पे किया करता था। अब मद्रास में ये जाएंगे, हमारी डाइवर्सिटी इन्हें मिलेगी। वहाँ पे इन्हें ज़मींदार तो नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे ये पॉलीगार्स को ढूंढ लेंगे। अब ये पॉलीगार्स कौन हुआ करते थे? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये पॉलीगार्स एक टाइटल हुआ करता था जो नायक रूलर्स के अंदर मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म किया करते थे। बाद में ये जब नायक रूलर थोड़े से डिक्लाइन हुए तो ये अपने अपने एरिया में काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। अब ये नायक रूलर्स कौन थे? नायक रूलर का हमें एग्जिस्टेंस जो है ना, विजयनगर एम्पायर में मिलता है। एक्चुअली वहाँ पे ये गवर्नर्स हुआ करते थे। बाद में जब बैटल ऑफ तालीकोटा होता है तो ये सारे अब खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं अपने एरियाज़ में। तो जब नायक रूलर भी जाएंगे तो पॉलीगार्स अपने अपने एरिया में पावरफुल हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की। तो अब ये पॉलीगार्स के रूप में वहाँ पे ज़मींदार्स की तरह इनको रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब ऐसे भी कई एरियाज़ होंगे जहाँ पे इन्हें पॉलीगार्स भी नहीं मिलेंगे, तो उन एरियाज़ में अब ये क्या करेंगे, ऑक्शन कर देंगे। अब जो किसी पर्टिकुलर लैंड के लिए हाईएस्ट बोली लगाएगा, लैंड उसको दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक सेटलमेंट इन्होंने बना दिया। पर चीज़ें आगे बढ़ती उससे पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर्स का सर्कल, एक ऐसा सर्कल आने लग गया जो सीधा सीधा कहने लग गया है ना कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब ये पूरी तरह से इल्यूजनमेंट हो जाएगा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब कमियां किस टाइप की थी कि जब परमानेंट सेटलमेंट आया उसमें ना कहा गया है कि जो टैक्स है ना उसको हम लिमिटेड टाइम के लिए फ़िक्स कर देंगे। अब ये कहेंगे कि इसको फ़िक्स कर दिया, अगर लैंड में से पैसा ज़्यादा आने लग गया तो ये कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला था। राइट, वो तो हमें पता है फेल हो गया था। पर अगर ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, अगर किसानों की अच्छी आमदनी होती तो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान हो जाता। ठीक है, तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो सर्कल आएगा ये इसी बात को कहना शुरू कर देगा। अब इसके बाद एक डेविड रिकार्डो आएंगे, वो एक थ्योरी ऑफ रेंट के साथ आएंगे। अब थ्योरी ऑफ रेंट में ये रेंट का इनका मतलब होगा सरप्लस फ्रॉम लैंड। अब ये सरप्लस का मतलब ये तब आएगा जब इनकम में से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लेबर को माइनस कर दें तो वो सरप्लस होगा। अब ये कहेंगे कि सारा सारा सरप्लस तो ये बिचौलिए खा जाएंगे, कंपनी को क्या मिलेगा। राइट, तो अब ये हो गई इनकी बात। इसके बाद स्कॉटिश एनलाइटनमेंट, ये भी उस वक्त काफ़ी फेमस हो रहा था। अब ये क्या कहते हैं, ये लोग ना एग्रीकल्चर को काफ़ी वैल्यू देते थे। इनका मानना था कि अगर कोई कंट्री
एग्रीकल्चरली स्ट्रॉन्ग है, वेल्दी है, तो कंपनी काफ़ी डेवलप करेगी, ये इनका मानना था। और ये ह्यूमन फार्मर्स को काफ़ी फेवर किया करते थे। अब ये ह्यूमन फार्मर क्या है? ह्यूमन फार्मर्स वो होते हैं जो अपनी ही ज़मीन पे खेती किया करते हैं, तो अब ये इनको फेवर करेंगे। और जो थॉमस मुनरो है ना, ये भी स्कॉटलैंड से आए थे, ये भी स्कॉटिश ऑफिसर थे, तो ये ऑटोमेटिकली ये स्कॉटिश एनलाइटमेंट को काफ़ी फेवर करेंगे। अब इनको साथ मिल जाएगा मॉन्स्टर एल्फिंस्टन का, राइट, जो कि इनके डिसिपल होंगे। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये वो दौर भी था जब यूटिलिटेरियन आइडियाज़, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी पिछली वीडियोस में, ये भी उस वक्त काफ़ी फेमस हो रहा था। तो इस आइडियाज़ का असर हम अपनी पॉलिसीज़ में भी देखते हैं और इसमें भी देखेंगे किस तरह से ये रैयतवाड़ी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने वाला था, राइट। तो अब चीज़ें इस तरह से आगे चल रही थी। अब इसके साथ एक और समस्या ये थी कि ये जब वक्त चल रहा था ना, इस वक्त मद्रास में वॉर्स बहुत हो रहे थे। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे ये बताएंगे कि जब मुनरो यहाँ पर था तो मद्रास में कौन कौन से वॉर्स चल रहे थे? कुछ मैं बता देती हूँ। टीपू सुल्तान के साथ इनका चल रहा था, फिर मराठास के साथ चल रहा था, और कौन कौन से चल रहे थे आप मुझे बताइए, ठीक है। तो अब ये जब युद्ध हो रहा था ना, जब वॉर हो रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कंपनी ये चाह रही थी कि इन खर्चों पे कंट्रोल लाया जाए, और इसलिए वो चाह रही थी कि इनकम को बढ़ाया जाए ताकि इन खर्चों से निपटा जा सके। पर हम जानते हैं कोई थ्योरी आती है, पर वो ज़मीन पर कैसे वर्क करेगी ये बहुत डिफरेंट होता है। थ्योरीज देखने सुनने में बहुत अच्छी होती हैं, पर ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और ही होती है। तो अब रैयतवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एज ए एक्सपेरिमेंट की तरह ये अलेक्जेंडर रीड पहले ही ला चुके थे 12 महल में। ये 12 महल में 1792 के टाइम पे ये ला चुके थे। अब 12 महल कहाँ पे है? एक्चुअली अगर आपको याद हो तो 1792 में टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों का जब युद्ध हुआ था तो टीपू सुल्तान उसमें हार गया था। तो एक हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब इस ट्रीटी से जब टीपू सुल्तान है उसने अपनी कुछ टेरिटरीज अंग्रेज़ों को दे दी। अब इसी में एक टेरिटरी थी, इसी में एक जगह थी 12 महल। अब जब ये 12 महल इनके कंट्रोल में आ गया तो इन्होंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो जो एक्सपेरिमेंट हैं थॉमस मुनरो उनको 1801 में कंटिन्यू रखेगा इन एरियाज़ में। अब यहाँ पे ये हुआ कि अब जो टैक्स है इन्होंने ज़मींदारों से लेने के बजाय सीधा सीधा पीजेंट्स से लेना शुरू किया। सॉरी, पीजेंट्स नहीं, विलेजेस से लेना शुरू किया। अब इन्होंने जैसे कोई पर्टिकुलर विलेज है, पर्टिकुलर विलेज का एक रेंट फिक्स कर दिया कि इस पर्टिकुलर विलेज से इतना पैसा आना है। फिर बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तब ये विलेज के अंदर भी डिफरेंट पीजेंट्स ढूंढने लगेंगे कि किस पीजेंट को कितना पैसा देना है, किस रैयत को कितना पैसा देना है। तो इसी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हमें समझ में आता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो अभी इवोल्व हो रहा था। अब ये जब चीज़ें आएंगी तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जो पर्टिकुलर लैंड है ना और उस पर जो पीजेंट काम कर रहा है तो एक न तो किसी न किसी तरह से उस पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात यहाँ पे शुरू हो जाएगी कि अब यहाँ पे जो लैंड पे खेती कर रहा है, जो रेंट दे रहा है, एक्चुअली ये पूरा एरिया है ना अब उसी को बिलोंग कर रहा है। अब थॉमस मुनरो इसको फेवर भी कहते हैं मैं 40-50 हज़ार लैंड ओनर्स हो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि 4-5 ऐसे लोगों जिनके पास एक बड़ी सी लैंड है। तो थॉमस मुनरो इसको काफ़ी ज़्यादा फेवर भी करेंगे। और यहाँ पे एक साथ साथ में एक इशू भी खड़ा हो जाएगा। अब वो क्या था? पब्लिक ओनरशिप ऑफ लैंड
प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। अब दोनों में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में अभी लगातार हम बात ही कर रहे हैं। अब डेविड लुडेन्स ये हिस्टोरियन है, अब ये कहेंगे कि ये जो सेटिंग जो मुनरो ने बिठाई है, इसके तहत जो सुप्रीम लैंडलॉर्ड है ना, वो कंपनी ही निकल के आ रही है। जो एक्चुअली जो लैंड है ना, पूरी तरह से अब वो पीजेंट्स के पास नहीं है, पीजेंट्स के पास नहीं है, कंपनी के पास है। एक्चुअली इसकी एब्सोल्यूट पावर है ना, वो कंपनी के पास आ गई है। तो अब डेविड लुडेन ये इसके बारे में कहते हैं। इसके अलावा अब ये कहते हैं कि अब कंपनी के पास ये राइट है कि ये डिफ़ाइन कर देगी ये पर्टिकुलर लैंड किसकी है, और ये तब तक डिफ़ाइंड रहेगी जब तक इस पर्टिकुलर लैंड से फिक्स पेमेंट नहीं आ रही है। अगर पेमेंट नहीं आएगी तो ये ज़मीन अब इसकी नहीं रहेगी। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल ये सीधा कंपनी के पास है। अब चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, तो जैसे इसने डिफ़ाइन कर दिया कि ये पर्टिकुलर लैंड्स है, तो अब इसका असेसमेंट भी ज़रूरी है कि अब पर्टिकुलर लैंड से किसी की बड़ी लैंड है, किसी की छोटी लैंड है, किसी की अच्छी लैंड है, तो अब इवोल्व होंगी चीज़ें कि अब इसका असेसमेंट भी ज़रूरी है, राइट। तो एक एग्रीमेंट निकल के आएगा कंपनी या गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं पट्टा। अब इस पट्टे के मुताबिक एक एनुअल रेंट जो है ना फिक्स कर दी जाएगी कि जैसे 20 रुपये है, ये असेसमेंट में निकल के आया कि 20 रुपये इस पर्टिकुलर लैंड की रेंट है जिस पीजेंट को देनी है। अब गवर्नमेंट इससे पूछेगा कि क्या तुम राज़ी हो। अगर पीजेंट ने कह दिया हाँ वो देगा 20 रुपये, ठीक है, तो ये लैंड इसकी है। अगर इसने मना कर दिया तो ये लैंड को फैलो लैंड मतलब बता दिया जाएगा कि ये लैंड किसी को बिलोंग नहीं करती। तो इस तरह की यहाँ पे अरेंजमेंट बन जाती है। खैर ये अरेंजमेंट अट्रैक्टिव तो लग रहा था कि ठीक ही है, अच्छी लग रही थी देखने में, पर यहाँ पे बहुत कमियाँ निकल के आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे असेसमेंट की जो बात की जा रही है ना, कि इस पर्टिकुलर लैंड पे जो असेसमेंट की बात की जा रही है, वो एक्चुअली उतनी असेसमेंट होगी नहीं, मनमाने तरीके से असेसमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने 20 रुपये लगाया है, किस टाइप से लगाया है, वो असेसमेंट होनी थी, ढंग से नहीं हुई, मनमाने तरीके से ऑफिसर्स यहाँ की सर्वे कर देंगे। और सोइल कैसी है, एरिया में इरिगेशन कैसा है, इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। इन्फ्लेशन है कि नहीं है, मंदी क्या है, मार्केट क्या है, इन सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से ना चीज़ें और बुरे तरीके से निकल के आएंगी, राइट। और जो टैक्स है वो भी इतना ज़्यादा होगा कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको कलेक्ट करना, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के रखते थे। तो एक टाइम आता था पीजेंट्स हाथ खड़े कर दिया करते थे कि हमारे बस का अब नहीं है टैक्स देना, राइट। अब टाइम आ जाएगा 1807 का। 1807 में हमारे मुनरो वापस चले जाएंगे लंदन। अब जब ये लंदन जाएंगे ना, तो जो सारा एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे ना 12 महल में, ये सारा अब ख़त्म हो जाएगा। इनके आगे अब ये जाएंगे और चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। चीज़ें फिर से चेंज होना तब शुरू होंगी जब 1820 के आसपास ये वापस आएंगे। 1820s में जब ये वापस आएंगे तो एक नए आर्गूमेंट के साथ आएंगे। अब ये रैयतवाड़ी सिस्टम को सीधा एंशियंट इंडिया से जोड़ना शुरू कर देंगे या मिडिवल टाइम्स से जोड़ना शुरू कर देंगे। अब ये एंशियंट इंडिया की बात करते हुए कहेंगे कि इंडिया में ना ये बेस्ट सूटेड है, रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा। अब ये रेफरेंस देते हैं कि इंडिया में के पास में भी यही होता था कि एक स्टेट है, ये
पीजेंट से टैक्स वसूला करता था और ये सारी इसकी मिलिट्री पावर्स पे डिपेंड करता था। बीच में ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है, जो टैक्स वसूला करते थे। अब मिडिवल टाइम के लिए कहेंगे कि हायरार्की हुआ करती थी और मुगल या फिर सल्तनत टाइम पे हम देखते हैं कि इनाम लैंड्स दिया जाता था कि अब पर्टिकुलर लैंड से अगर ऑफिशियल्स कलेक्ट करके आ रहे हैं, कलेक्शन करने के बाद उन्हें बदले में एक इनाम लैंड दे दिया जाता था, एक ट्रिब्यूट दे दिया जाता था कि अब उनकी ज़मीनों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब ये इंडिया के पास्ट के साथ जोड़ रहे हैं, इंडिया की कंडीशंस के साथ जोड़ रहे हैं। और एक तरह से इनका ये भी तर्क था कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ना, यहाँ की सोवरेनिटी, जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी सोवरेनिटी को काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। तो उसकी सोवरेनिटी नहीं, आई एम सॉरी, ये बताता है कि एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट लेके आएगा जिससे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया पे और डोमिनेट हो सकता है, यहाँ पे अपना क्लेम को बढ़ा सकता है, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे। अब वो उसके बाद अपना एक्सपीरियंस ये बताते हैं जो उन्होंने 12 महल में किया था कि किस तरह से जो पॉलीगार्ड्स हुआ करते थे उसको किस तरह से इन्होंने एलिमिनेट किया था। जैसे हमने भी बात की कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत उनको काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया था, पर जब ये रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आएंगे 12 महल में तो पॉलीगार्ड्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, पर उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद ये बताते भी हैं कि किस तरह से पॉलीगार्ड्स परेशान किया करते थे, जैसे कि स्टेट है, ठीक है। अब और ये पीजेंट्स हैं, बीच में ये पॉलीगार हो गए। अब स्टेट जैसे ही वीक पड़ेगा तो ये पॉलीगार इनकी ज़मीन से हटा देंगे और इनकी ज़मीनों में कब्ज़ा कर लेंगे। तो अब ये मुनरो कहेंगे कि इस चीज़ को हमें अब हटाना है। तो अब ये इस तरह के तर्क लेके आएंगे ताकि रैयतवाड़ी सेटलमेंट को लेके आया जाए। और वहाँ पे अगर कंपनी की बात करें, लंदन की बात करें, वो लोग बहुत खुश थे। और वो क्यों खुश थे? क्योंकि उन्हें बताया गया था कि रैयतवाड़ी सिस्टम से ना पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है, परमानेंट सेटलमेंट से भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए खुश थे। इनको बस चाहिए था पैसा, वो बस चाह रहे थे मिल जाए, बस बात ख़त्म। तो ये चीज़ें उस वक्त चल रही थी। और एक और रीज़न था फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने बात की थी मद्रास में फंड्स की बहुत कमी थी। वहाँ पे बार बार वॉर्स हो रहे थे, मराठास के साथ वॉर्स काफ़ी हो रहे थे। खैर 1818 में तो वो कंप्लीट हो गए थे, पर स्टिल वहाँ पे फंड्स की बहुत कमी थी और स्टिल कई सारे रिवोल्ट्स वगैरह भी हो रहे थे। तो वहाँ पे सिचुएशन उतनी स्टेबल थी नहीं, तो इसकी वजह से वहाँ पे फंड्स इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी था। बट जैसे मुनरो ने सोचा था ना, चीज़ें उतनी अच्छी रहेंगी नहीं। अब वो कैसे? अब वो इसलिए क्योंकि मुनरो ने सोचा था कि लैंड की जो असेसमेंट होगी उसकी वजह से टैक्स को डिसाइड किया जाएगा। बट जैसे कि हमने बताया कि ये आर्बिट्रेरी बेसिस पे था, मनमाने तरीके से वो कुछ भी टैक्स लगा देते थे, ऐसा कुछ असेसमेंट हो नहीं रहा था ढंग से। और जो इन टैक्स था वो बहुत ज़्यादा लगाया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो एक टाइम आता वो भर नहीं पा रहे थे। उसके बाद अगर हम सॉइल वगैरह की देखें कि सॉइल वगैरह की क्वालिटी वगैरह चेक नहीं की गई थी। उसके बाद अगर प्रोड्यूस डैमेज हो जाए तो उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था कि अगर साल के अंत में अगर जितना उगाया हुआ उनकी खेती ये सब बर्बाद हो गई तो उसके लिए भी कोई कुछ नहीं था, राइट। उसके बाद हम पुटकट सेटलमेंट की बात करते हैं। पुटकट सेटलमेंट, अब पुटकट सेटलमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि एक लैंड है, इसमें एक बड़ी सी फार्म है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है।
तो अभी पूरे फार्म का ना इन्होंने एक ही टैक्स डिसाइड कर लिया। अब ये नहीं देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन हो सकती है, ये एरिया ड्राई है, तो इस तरह की असेसमेंट नहीं की गई। एक पूरा फार्म लिया, उसकी एक टैक्स, उसका बस एक नॉर्मल सा टैक्स डिसाइड कर दिया, बस असेसमेंट नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ें चल रही थी, तो चीज़ें ज़्यादा लोग जानी नहीं थी। इरिगेटेड एरिया अलग होते हैं, ड्राई लैंड अलग होता है, तो इस बेसिस पे कुछ काम ही नहीं किया गया, राइट। तो अब इससे जो पीजेंट्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले थे, उन पर टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ने वाला था, और जिसका असर बाद में हमें एग्रीकल्चर पे भी दिखेगा कि जो किसान हैं वो बेचारे और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। वो अपनी लैंड पे अब ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, और टैक्स कलेक्शन के लिए टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो मनी लेंडर्स के पास जाएंगे कि उनसे कुछ पैसा मिले और वो टैक्स दे पाएँ। फिर मनी लेंडर्स उनको और ज़्यादा परेशान करेंगे, तो चीज़ें उनके लिए अब बिगड़ने ही वाली थी। और अगर हम ओवरऑल देखें तो कोयम्बटूर को छोड़कर, कोयम्बटूर एक ऐसा एरिया था जहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं थी। पूरे पूरे मद्रास को देखें तो वहाँ पे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो लैंड को ख़रीदना ही नहीं चाह रहे थे। वो लैंड खरीदने का मतलब था कि अब वो लैंड लेंगे, उसका अब वो टैक्स भरना पड़ेगा। लैंड मतलब एक खर्चीला चीज़ हो गया था कि वो लोग लैंड लेने को तैयार नहीं थे, और इवन ऐसी जगह पे जाना पसंद कर रहे थे जहाँ पे उन्हें कम टैक्स देना पड़े और वो वहाँ पे जाके खेती कर सकें, राइट। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब विलेज एलाइट्स की बात करते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम ने क्या विलेज एलाइट्स को हटा दिया था? एक्चुअली नहीं, पूरी तरह से नहीं। एक्चुअली कई एरियाज़ थे ना, कई ऐसे एलाइट्स थे जो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मिरासीदार्स ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अब ये मिरासीदार्स कौन थे? हमने पॉलीगार्स की बात की। अब जो पॉलीगार्स हैं ना फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ये पॉलीगार्स हैं जब इनको ज़मींदारी करने को नहीं मिलता, ज़मींदारी पोजीशन से हटा दिया जाता है, तो अब इनके पास एक काम आ जाता है कि अब ये टैक्स वसूलेंगे। अब जब टैक्स कलेक्शन के लिए आते हैं ना, तो इन्हें एक नया टाइटल मिलता है मिरासीदार का। तो ये पॉलीगार्स के बाद में मिरासीदार्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मिरासीदार्स हो गए। अब ये मिरासीदार्स टैक्स कलेक्शन के लिए जाएंगे ना, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ करते थे। ये घूस वूस देंगे ताकि जो इनकी लैंड्स हैं ना, इनको प्रिविलेज्ड लैंड रेंट्स दे सॉरी ताकि प्रिविलेज्ड रेंट्स दे सकें, कम रेंट्स दे पाए, असेसमेंट ढंग से ना कम आकी जाए इनकी लैंड्स को। तो इस तरह की चीज़ें चलेंगी। साथ में जो टैक्स कलेक्शन करके देंगे ना, तो पीजेंट्स को बड़ा परेशान करने वाले थे। जैसे कि कोई अच्छी एरिया में लैंड है, तो जानबूझ के वो पीजेंट को परेशान करके उसकी लैंड को हथिया लेते थे। बाद में चीज़ें ये भी होंगी कि ये पुलिस ड्यूटीज़ भी देना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होने वाली थी बेचारे पीजेंट्स के लिए। और अगर हम ब्राह्मण्स को देखें तो कई एरिया में से ब्राह्मण्स हैं ना, तो उनकी पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी थी। और जो खास करके कहीं जो विलेज एरियाज़ में जो स्ट्रक्चर था ना, पावर का स्ट्रक्चर, उसको कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो चुके थे, जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे थे। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही थी। और जो मिरासीदार्स हुआ करते थे ना, उनकी कास्ट वाइज देखें तो वो भी बहुत ऊंचे कास्ट के हुआ करते थे, जैसे कि वलीलाज हो गए, ठीक है। तो और बाद में ये ऑफिशियल से काफ़ी साठ घाट भी कर लेंगे, और जैसे कि मैंने बात की कि पुलिस ड्यूटीज़ वगैरह भी देना शुरू कर देते हैं, तो बस काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाते हैं और बेचारे गरीब किसानों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों से बाद में बनेगी एक मद्रास टॉर्चर कमीशन इन 1855। अब ये जब बनेगी तो ये बताती है कि किस तरह से ये
जो मिरासीदार्स वगैरह थे किस तरह से इनको परेशान किया करते। तो इस टॉर्चर कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी तो ये देखने को हमें मिलेगा। अब 1855 का टाइम आ चुका है। अब इसके बाद जो होगा ना, साइंटिफिक सर्वे ऑफ लैंड स्टार्ट हो जाएगा। साइंटिफिक सर्वेज होंगे लैंड में कि किस तरह से इस सिचुएशन को ठीक किया जाए कि जो किसानों पे इतना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है ना टैक्स का, अब वो किस तरह से कम किया जाए। तो अब ये डिसाइड किया जाएगा कि जो रेवेन्यू है ना वो हाफ हो जाएगी। हाफ डिसाइड कर दी गई, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका आधा सेटलमेंट बना दिया, उतना यहाँ से लेना है 30 सालों के लिए, राइट। तो ये एक अरेंजमेंट बनाई। और जो ये रिफॉर्म सिस्टम है 1855 के बाद नहीं लागू हुआ था, 1864 में एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था। तो हमें इसका एक्चुअली एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। जब ये लागू हुआ था ना, तो इसके बाद एग्रीकल्चर में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा 1865-66 में। उसके बाद 1876-78 में फेमाइंस भी आ जाएंगे, अकाल भी पड़ेगा, पर सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो धर्मा कुमार हैं, ये हमारे हिस्टोरियन हैं, ये बताएंगे कि रिकवरी एक्चुअली बहुत अच्छी थी। जो ये अकाल पड़ने के बाद भी सिचुएशन उतनी वर्स नहीं हुई। और एक्चुअली स्टैटिक्स भी हैं, जो स्टैटिक्स भी पूरी तरह से इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि ये रिकवरी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद ये भी बताएंगे कि ऐसा भी नहीं हो रहा था कि लैंड बार बार ये रिच फार्मर या मनी लैंडर्स वगैरह छीने जा रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो बात की गई थी, तो इसमें ये बताते हैं कि इंस्टेंसेस मिलते हैं कि ज़मीनें उनसे छीनी जाती थी, पर ज़्यादातर नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। इनक्वालिटी बड़ी थी, पता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और कुछ एरियाज़ जो हुआ करते थे, जैसे कि गोदावरी का डेल्टा हो गया, या ऐसा एरिया जहाँ के आसपास से नदी जाती है, तो हमें पता होता है कि उन एरियाज़ में खेती अच्छी होती है। तो उन एरियाज़ की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। और ओवरऑल ये बताते हैं कि सिचुएशन इसके बाद उतनी ज़्यादा बुरी नहीं रहती ये अरेंजमेंट के बाद, राइट। जैसे कि बेदखली की हमें नहीं मिलती कि किसी की को ज़मीन से निकाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म नहीं मिलता कि किसी की ज़मींदारी छीन ली गई हो, कि अगर उन्होंने टाइम पे रेंट ना पे किया हो तो उनसे उनकी जगह छीन ली जाए। तो ऐसा भी कुछ हमें जल्दी मिलता नहीं है। पर अगर हम टेनेंट्स की बात करें ना, तो इस वक्त भी जो बेचारे किसान थे ना, जो इधर उधर काम किया करते थे, तो उनके लिए अभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी राइट्स को कोई देख रहा था। उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट एक्चुअली स्टिल नहीं हो पा रहा था। तो सिचुएशन थोड़ी बेटर थी, उतनी भी ज़्यादा किसानों के लिए तो स्टिल उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब रैयतवाड़ी सिस्टम का अगर इम्पैक्ट देखें, अब इम्पैक्ट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक माइक्रो स्टडी दी हुई है कि अगर हम छोटे छोटे अगर एरियाज़ देखें, अगर हम बड़े दर्जे पे ना देख के, कि अभी हमने जैसे पूरे एरिया की बात की, तो पूरे एरिया की सिचुएशन अलग थी। पर अगर हम छोटे छोटे एरियाज़ को देखें तो सिचुएशन एक्चुअली हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वो वेरिएशन किस टाइप की थी कि अगर ऐसे हम ओवरऑल देखें तो जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ी थी, जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जो पावरफुल लोग थे ना, तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी थी, जिसकी वजह से सोशल कन्फ्लिक्ट्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। खैर, अब यहाँ पे हमारे हिस्टोरियन है, अब ये कहते हैं कि बस ये इसी रैयतवाड़ी की वजह से ही हो रहा था, ये कहना मुश्किल है। जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर भी इसका एक रीज़न हो सकता है, जैसे कास्टिज़म कितना स्ट्रेंथन था उस वक्त। इकोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है, जैसे कि कोई एरिया वेट जोन है, कोई ड्राई जोन है, तो हमें वेरिएशन इस वजह से भी मिल सकती है, ना कि ज़रूरी नहीं कि ये बस रैयतवाड़ी सिस्टम की वजह से हो।
अब इसके बाद जो डेविड लुडेंस हैं, अब डेविड लुडेंस कहेंगे कि जो अब ये कहेंगे कि जो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है ना, सॉरी मैप क्लियर नहीं है फ़िलहाल मेरे पास यही है, ये कहेंगे मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ एक्चुअली, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे ना मिरासीदार्स जो हुआ करते थे ना, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। ये पूरे एरिया के इस पूरे सिस्टम को काफ़ी मैनिपुलेट किया करते थे, अपने रेंट्स को कम दिया करते थे, साथ में जो कलेक्टिव राइट्स हुआ करती थी ना, उसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कन्वर्ट कर दिया करते थे। अब जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये पर्टिकुलर लैंड पे अपनी ही दादागिरी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, दूसरों की राइट्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अब मद्रास की बात करें तो 1820 तक तो इनको अंग्रेज़ थे, उनको ज़रा सी भी चिंता नहीं थी कि यहाँ के पीजेंट्स की थोड़ी सी भी चिंता कर ले, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस पैसा कमाना था। और मिरासीदार्स को देखे वेट जोन में, तो उसके लिए लुडेंस कहते हैं कि उनकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वेट जोन्स में इरिगेशन अच्छी हुआ करती है, तो वहाँ पे खेती भी अच्छी हुआ करती है। इसके अलावा एक और हिस्टोरियन है विलियम इनका नाम है विलियम वान स्कैंडल, आप बुक में भी देख सकते हैं। ये कावेरी डेल्टा के पास जो तंजावुर है उसके बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि ये जो एज था ना, ये मिरासीदार्स के लिए गोल्डन एज हुआ करता था। अब क्यों था? क्योंकि ये टाइम पे वो बहुत बड़े एरियाज़ को और लेबर को कंट्रोल किया करते थे, जिससे पोलराइजेशन ऑफ लोकल सोसाइटी हो गई थी, इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इनकी पावर भी काफ़ी बढ़ गई थी। खैर, चीज़ें बहुत लंबी जाने वाली थी नहीं। जब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी आएगा ना, तो कहीं ना कहीं इनकी भी पावर थोड़ी बहुत इरोड होनी शुरू हो जाएगी, कि अब लोग थोड़े एम्पावर हो गए थे। ओल्ड फैमिली होंगी, वो नई कमर्शियल क्लास को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, तो सिचुएशन थोड़ी सी अफेक्ट होगी, पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला था, राइट। अब हमारी कहानी थोड़ी सी और जब आगे बढ़ती है तो हमें पता, तो हम तमिल रीजन पे आते हैं। अब तमिल रीजन की बात करें तो तमिल में भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस तो नहीं देखने को मिलते, पर तिरुचिरापल्ली था, वेट जोन था, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल थी। पर हम साउथ आर्कोट और चिंगलेपुट की बात करें तो वहाँ पे ना कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था कि लैंडलॉर्ड्स हैं और एक्चुअल कल्टिवेटर्स हैं ना, जो पीजेंट्स हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। और ओवरऑल तमिल लैंड को देखें तो वहाँ पे ओनर कल्टिवेटर्स के का रिलेशनशिप और या तो मिडल लैंड ओनर्स, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ पे सिचुएशन बनती थी। और आंध्रा रीजन की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग तरह के हमें पीजेंट्स ही देखने को मिलते थे। कई पीजेंट्स हमें बहुत ज़्यादा अमीर अमीर भी दिखेंगे, जिसे ये कहेंगे पीजेंट बुर्जुइजी, पीजेंट बुर्जुइजी। अब इसका क्या मतलब है? अब ये कहेंगे कि जो बड़े अमीर अमीर पीजेंट्स हैं ना, अमीर अमीर किसान के बड़े बड़े फार्म्स को कंट्रोल भी करेंगे, और जो इनके पास खाली पड़ी हुई लैंड है ना, उस पर खेती करवाएंगे दूसरों को रख के, ठीक है। अब ये इसके बारे में बताते हैं कि जो इंटरमीडिएट, जो बिचौलिए हैं, जो बीच में काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी रहती है, पर जो सबसे नीचे काम कर रहा है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब करके रखते हैं। ये उनको बार बार परेशान करते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त चल रही होती हैं। फिर हम बात करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम इन बॉम्बे की। अब इसकी शुरुआत जो है गुजरात से ही हो जाती है, जब 1803 में कंपनी उस पर कब्जा कर लेती है। 1803 में इसकी शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत करेंगे मॉन्स्टूअर एल्फिंस्टन,
ये डिसिपल्स होंगे, बहुत ज़्यादा मुनरो को मानेंगे। हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी, इनकी पिक्चर भी दिखाई थी मैंने मॉन्स्टर एल्फिंस्टन की। तो अब ये यहाँ पे बॉम्बे में इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वहाँ के हेडमैन्स को देख लेंगे जो इनको रिवेन्यू कलेक्शन लाके देंगे। तो वो थे देशमुख और पाटिल। अब इन दोनों में ये देख लेंगे कि ये रिवेन्यू कलेक्शन करके लाके देंगे इनको। पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली थी नहीं। हमने जो कमियां अभी मद्रास के बारे में पढ़ी, सेम कमियां हमें वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। जो जैसे कि था, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते थे, क्रॉप फेल होते थे तब उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था। उसके बाद मार्केट का कुछ पता नहीं रहता था कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उछाल है, इन्फ्लेशन है, मंदी है, तो उसका भी कुछ मतलब उन्होंने कर नहीं रखा था। तो वही पीजेंट्स पे उसी तरह की चीज़ें वापस से आ रही थी, जैसे कि अब उन्हें टैक्स पे करने के लिए अपनी ज़मीनों को गिरवी रखना पड़ रहा था मनी लेंडर्स के पास। फिर मनी लेंडर्स उनको और परेशान किया करते थे, और यहाँ तक कि कई बार तो ये पीजेंट्स भाग जाया करते थे अपनी ज़मीन छोड़ छोड़ के, ताकि ऐसी जगह पे जाके खेती कर सके जहाँ पे उन्हें कम टैक्स देना पड़े। लैंड मतलब उनके लिए और ज़्यादा खर्चा ही था, राइट। तो एक और महाशय आएंगे, उन महाशय का नाम है R.K. प्रिंगल। अभी R.K. प्रिंगल साहब आएंगे, ये कहेंगे 55% लगा देंगे टैक्स प्रोड्यूस पे। अब 55% का टैक्स लगा दिया। एक्चुअली ये पहले नहीं थे, इन्होंने जो इतना बड़ा टैक्स लगा दिया था, ये पहले भी हो चुका था। इंदापुर तालुक है वहीं पे वेस्टर्न इंडिया में। अब यहाँ पे ये पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, पर 1830 में इसको ये अबंडन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था और चल नहीं पाएगा आगे तक। एक्चुअली ये असेसमेंट से ना तब भी बेटर था, लेकिन स्टिल इसमें भी बहुत कमियां थी, तो ये ज़्यादा चल नहीं पाएगा। फिर उसके बाद आएगा, दो और महाशय आएंगे, उनका नाम था जी विंगेट, दूसरे थे H.E. गोल्डस्मिथ। ये दोनों महाशय आएंगे बॉम्बे सर्विस सिस्टम के साथ। बॉम्बे सर्विस सिस्टम इसके साथ आएंगे। यहाँ पे ये बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आएंगे, जिससे बर्डन बहुत कम होने वाला था किसानों पे, राइट। तो अब ये कहेंगे कि रीज़नेबल लिमिट लेके आओ कि जिससे किसान है ना आराम से अपना टैक्स पे कर सकें, ठीक है, ना इनको लेट होगा ना ये परेशान होंगे, ठीक है। तो वो बेस कैसे होगा, तो वो कहेंगे जैसे वो पहले टैक्स दे रहे थे ना उस हिसाब से टैक्स को तय किया जाए, और जो मार्केट में जो चेंजेस आती रहती है उसका भी ध्यान रखा जाए, और सॉइल कैसी है, लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रख के असेसमेंट की जाए। और ये जो असेसमेंट है 30 सालों तक चले, तो 30 साल के लिए असेसमेंट कर दी, राइट। और ये जो अरेंजमेंट लेके आएंगे बॉम्बे सर्विस सिस्टम, ये अरेंजमेंट 1847 तक पूरे दक्कन में इसको फैला दिया जाएगा, राइट। तो अब ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बॉम्बे में ये किस तरह से था, इसके पीछे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं ना, इनमें बहुत कंट्रोवर्सी है। अब वो क्यों है, अब एक बात हम जानते हैं कि इनइक्वालिटीज़ इस रैयतवाड़ी सिस्टम से बढ़ गई थी, ठीक है। अब 1875 का जब टाइम आता है, 1875 का जब टाइम आता है, तो रूरल अपराइजिंग जो है, विद्रोह जो होता है रूरल एरियाज़ में, वो बहुत बढ़ गए थे। अब ये क्यों हो रहे थे, इसके पीछे हिस्टोरियंस बहुत
इनमें बहुत कंट्रोवर्सी इनके बीच में चल रही है। तो एक हमारे हिस्टोरियंस आएंगे नील चार्ल्सवर्थ 1985 में, नील चार्ल्सवर्थ। अब ये कहेंगे जो ये सेटलमेंट लेके आए थे ना, ये बॉम्बे सर्विस सिस्टम, ये इसमें एक्चुअली कोई कमी नहीं थी। अब ये कहेंगे कि इससे बल्कि बर्डन भी रिड्यूस हो रहा था, पीजेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा था। इसका बेस वो ढूंढेंगे कि प्री ब्रिटिश डेज से ही है। इसके कोजेस को वो अब दूसरी चीज़ों से जोड़ना शुरू करेंगे और कहेंगे कि ये सेटलमेंट से तो चीज़ें और बेटर हुई थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अब ये लेकर आएंगे। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो विलेज एलाइट्स हैं वो बेशक डिस्प्लेस हुए थे, पर सारे के सारे डिस्प्लेस नहीं हुए थे। कुछ स्टिल थे गुजरात में, जैसे कि बगदार्स थे, नर्वदार्स थे, अहमदाबाद में तालुकदार्स थे। तो ऐसे बहुत सारे एलाइट्स थे जो स्टिल एक्टिव थे, तो सबको इसने डिस्प्लेस नहीं कर दिया था। और सेंट्रल दक्कन की ये बात करते कि वहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ थी, जैसे कि मारवाड़ी और गुजराती बनियाज थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। और अगर पीजेंट्स के लिए देखें तो पीजेंट्स का की स्टिल हालत ठीक थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उनकी लैंड को कोई ले रहा था या फिर उन्हें रेंट पे करने के लिए उधारी लेनी पड़ रही थी, कर्ज लेना पड़ रहा था, और या फिर उन्हें बेदखल किया गया हो इसके लिए। तो ऐसे एग्जाम्पल ना के बराबर मिलते हैं, राइट। तो इसी को आप सपोर्ट करेंगे। एक और आएंगे हिस्टोरियन एच फुकाजावा। अब ये एच फुकाजावा इसको सपोर्ट करेंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलते कि ये ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स ने किसी की ज़मीन छीनी हो। तो ये इसको काफ़ी सपोर्ट करेंगे इसको। और एक और हिस्टोरियन आएंगे आयन कैटानाच। अब ये कहेंगे कि बेशक यहाँ पे ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते कि लैंड को ऐसे ट्रांसफ़र किया गया हो कि पहले एग्रीकल्चर से यूज़ हो रही थी, बाद में दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेक्कन रायट्स इन्हीं लैंड्स की वजह से ही हो रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ अलग व्यू पॉइंट देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक और हिस्टोरियन आएंगे रविंद्र कुमार और सुमित गुहा। रविंद्र कुमार और सुमित गुहा आएंगे तो ये कहेंगे कि जो ये रैयतवाड़ी सिस्टम है ना, तो ये नई चेंजेस लेके आया। तो जो ये चेंजेस लेके आए थे ना, तो जिसमें विलेज के मुखिया वगैरह हुआ करते थे, तो उनकी पावर को बड़ा झटका लगा था, जिसकी वजह से अब ये रिवोल्ट हमें देखने को मिलेगा, डेक्कन राइट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब डेक्कन राइट्स के बारे में हम अनदर चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा पर्पज़ था बस रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ना। ठीक है, तो रैयतवाड़ी सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा था, किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट से अलग था, ये हमने देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे महलवाड़ी सिस्टम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच मी।